तो देखिए, आज हम आप लोगों को वर्ब टू बी के बारे में बताते हैं कि वर्ब टू बी क्या है। वर्ब टू बी जो होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब को वर्ब टू बी के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ वर्ब टू बी और ऊपर हमने लिख दिया है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अब यह इज, एम, आर किसके साथ प्रयोग होता है? इज, एम, आर जो है, इज आपका जुड़ जाता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ जुड़ जाता है इज। और एम जो है ये जुड़ जाता है आई के साथ। अदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत बसता है, वो आर के साथ जुड़ जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो बच्चे गलती कहाँ से करते हैं? कोई भी वाक्य जब बोला जाता है तो वे इस इज, एम, आर का प्रयोग हैं, हूँ, हो के लिए जरूर कर देते हैं, जबकि हैं, हूँ, हो का प्रयोग वाक्य में भले हो, लेकिन यदि वह वाक्य प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ना हो तो वहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह इज, एम, आर जो है ये करता क्या है कि बच्चों के दिमाग में एकदम फीड रहता है कि ये हैं, हूँ, हो के लिए जरूर से जरूर इज, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे चाहे वह वाक्य इंडिफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन जब ये ट्रांसलेशन करते हैं तो उनके दिमाग में फीड रहता है कि हम वाक्य में अगर इज, एम, आर नहीं लिखेंगे तो हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगा। जबकि हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें इज, एम, आर के बारे में एक लाइन में लिखवा देते हैं कि आपको इज, एम, आर का अंग्रेजी प्रेजेंट के इंडिफिनिट में नहीं करना चाहिए। फिर भी उनकी ये एक मेंटल टेंडेंसी होती है कि वो लिखते जरूर हैं। तो मैं ट्रांसलेशन को पढ़ाने के पहले आप लोगों को वर्ब टू बी के बारे में बताते हैं ताकि वह जो डाउट है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखेंगे वर्ब टू बी जो होता है इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं। अब ये 5 फॉर्म्स कौन कौन हैं? ये 5 फॉर्म्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 3 और यहाँ पे लिखा हुआ +2। तो 3 हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और +2 हो जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। यही 5 फॉर्म्स हैं वर्ब टू बी के। और वर्ब टू बी में हम लिख दिए हैं यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो ये यहाँ तक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 2, तो ये 5 फॉर्म्स हो गए। अब एक प्रश्न और उठता है कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रहता है तब तो उसमें इज, एम, आर का प्रयोग होता ही है, लेकिन वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी बढ़ाया जाता है। और ये
वर्ब टू बी वाला जो वाक्य होता है वहाँ पर जब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह वाक्य ही ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि वाक्य है राम एक अच्छा लड़का है। यही वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। इसका ट्रांसलेशन कर देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि है तो है यदि है तो यह प्रेजेंट टेंस का है। कल हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। तो यह है प्रेजेंट टेंस का है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है उस वाक्य में कार्य जारी रहता है, लेकिन इसमें कार्य जारी नहीं रहता है, और है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करके और वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, यह जो राम है ये आपका है थर्ड पर्सन कह लें, और या फिर इसी को हम कह लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स होता है एक वचन कर्ता। तो क्या करेंगे, हमने आगे वहाँ पे लिख दिया है कि इज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाता है। और कल ही हम बताए हैं कि यदि आपको ट्रांसलेशन करना है तो वाक्य को पढ़ करके सबसे पहले आप लास्ट में चले जाइए। जब हम लास्ट में जाते हैं तो यहीं पर हमको मिलता है टेंस। यहाँ पर टेंस की जानकारी हो जाती है, और जब हमको टेंस की जानकारी हो जाती है तब हम उस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब देखेंगे ये फार्मूला क्या बन जा रहा है। हमको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिख दिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। अब यह वर्ब टू बी यही है, और ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, अर्थात यहाँ पर हमको इज एम आर मी से एनी वन सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया फार्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो हो जाएगा क्या, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय फार्मूला मिलाएंगे, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब टू बी में से इज एम आर में से एनीवन, तो ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज हो गया, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। यदि हम इसी को पास्ट टेंस में ले जाएं कि राम एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे इज के बजाय क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और ये वाक्य कौन सा बन रहा है, ये जो वाक्य है वह बन रहा है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक हुआ। तो यह हो गया वर्ब टू बी का इज एम आर। यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है, हमारा ये पर्सन है थर्ड, तो थर्ड पर्सन के नाते हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं
हो गया। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग नहीं करना है, वर्ब टू बी लगाना है। तो वर्ब टू बी में से इज एम आर का प्रयोग कर दिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो राम इज ए गुड बॉय, और अगर पास्ट में करना है तो राम वाज ए गुड बॉय। तो अब देखेंगे कि अगर थर्ड पर्सन के अलावा यहाँ पे इट लिखा हुआ हो, जिसका प्रयोग इट से हो, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। और सबसे मुख्य जो है, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि वाक्य चाहे वो इंडेफिनिट का हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो, और हैं उसमें जरूर आ जाता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो यदि मैं बाजार जाता हूँ ट्रांसलेशन आ गया है, तो वहाँ पे उस सिंपल प्रेजेंट का नियम प्रयोग किया जाएगा, ना कि हम वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे हैं हूँ हो के लिए। तो देखना क्या है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यह वर्ब टू बी में प्रयोग होने वाला इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आने वाला वाज वेयर वर्ब टू बी के रूप में पास्ट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो वह वाक्य होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टोटल जो फार्मूला होता है वह नहीं लगाया जाता है, मात्र वहाँ पे हैं हूँ हो के लिए और वाज वेयर के लिए इसका प्रयोग होता है। अब हम एक्सरसाइज करके और फार्मूला नोट करके आपको बताते हैं कि कैसे इसका प्रयोग हम ट्रांसलेशन में करते समय करते हैं। लेकिन आप सदैव यह ध्यान रखिए कि कभी भी इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में या पास्ट के इंडेफिनिट में ना करिए। जब उस कंडीशन को देखिए तब उसके बाद वहाँ पर इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग करिए। तो हम अब पहले प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का या फिर ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है उसको बताते हैं, फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बताते हैं। तो देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस में हैं हूँ हो और पास्ट टेंस में था थी थे। अब क्या करना है, हम बताए हैं कि प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है और यह पास्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, निगेटिव वाक्य नहीं, अफर्मेटिव वाक्य है। कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यह प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हैं है, इसमें हूँ है, यहाँ वो है, यहाँ पे भी है, प्रेजेंट हो गया। और इसमें था है, थी है, थे है, यह पास्ट हो गया। लेकिन यह कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं पर रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार का वाक्य यदि आपको ट्रांसलेशन में मिल जाता है तो क्या करेंगे, यह जो नियम है इस पर, जिसको कि वर्ब टू बी कहा जाता है, वर्ब टू बी के जो 5 फॉर्म्स होते हैं, थ्री इधर हैं और टू इधर हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करिए। और इंडेफिनिट में अगर हैं हूँ हो आता है, मैं बार बार इसको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इंडेफिनिट में अगर इज एम आर आता है तो उसमें हैं हूँ हो आता तो इज एम आर का प्रयोग ना करिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो लिख दीजिए सचिन SACH सचिन, और उसके बाद इज ए गुड प्लेयर, सचिन इज ए गुड प्लेयर।
देखेंगे सचिन जो है ये थर्ड पर्सन है, सचिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सचिन के साथ हमने इज का प्रयोग किया है। और ये क्यों लाए हैं, क्योंकि यह काउंटेबल है और गुड उसकी विशेषता है और वह प्लेयर है, वह खिलाड़ी है। तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब टू बी अर्थात इज एम आर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा वाक्य है मैं एक गायक हूँ, तो इसमें हो जाएगा आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर। तो देखेंगे आई जो है वह कौन सा पर्सन है, आई जो है यह फर्स्ट पर्सन है। पर्सन कितने होते हैं, यदि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे तो पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू एंड थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम, दे, जो कि चेंज नहीं होता है। तो अब आई के साथ आ गया एंड, चूंकि यहाँ पे लिखा है हूँ, तो आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। तीसरा वाक्य है तुम महान हो, तो यू ये कौन सा ओ है, नंबर है, यानी कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो ये हो जाता प्लूरल। तो यू आर ग्रेट, GREAT, यू आर ग्रेट मीन्स आप महान हैं। तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और यहाँ पे यू के साथ आ जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे इज आया है, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ आई तो आई के साथ एम आ गया, और यू जो है यह है सेकेंड पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आर आ गया, तो यू आर ग्रेट हो गया। फिर है वे बहुत गरीब हैं, तो वे इसका हम अंग्रेजी लिख देंगे दे। अब दे के साथ क्या, यहाँ पे भी देखिए आर है, तो ये भी प्लूरल है, तो दे आर वेरी, और उसके बाद हो गया पुअर, दे आर वेरी पुअर, यानी कि दे जो है ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ आ गया आर और उसके बाद वेरी पुअर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इसमें इज और एम या फिर आर का सिलेक्शन करेंगे। इज एम आर में से एनी वन सेलेक्ट करेंगे, और फिर क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस का जो वाक्य है वह, तो देखेंगे यह प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ना कि यह प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लिए हैं, और वर्ब टू बी मेन है, तो इसके नाते हमको इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। अब आ जाइए पास्ट में। पास्ट में भी वही कंडीशन है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, जैसे वह मेरा मित्र था, तो ही थर्ड पर्सन है या और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही वाज माई सर्वेंट। देखेंगे यहाँ पे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि वही वर्ब टू बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वह मेरा नौकर था। दूसरा उसके बाद है नौकर ईमानदार था, तो यहाँ पे लिख देंगे द सर्वेंट
ऑनेस्ट, HONEST। तो द सर्वेंट सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पे वर्ब टू बी का रूप एक आ गया, और उसके बाद ऑनेस्ट। फिर है वे लड़कियां थी, तो दे वेयर गर्ल्स, दे वेयर गर्ल्स, वे लड़कियां थी। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब टू बी हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है कि राजपूत वीर होते थे, तो क्या कर देंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे द राजपूत्स, चूंकि ये प्लूरल है, वेयर ब्रेव, राजपूत बहादुर होते थे, वीर होते थे। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये आपका प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के दोनों में हमने क्या बताया आप लोगों को, दोनों में हमने बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए कि वह वाक्य निगेटिव हो, दोनों का हम बता रहे हैं, तो निगेटिव अगर इसी को हमको करना है तो क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, बिफोर टू बी यूज नॉट, बस वो हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए सचिन एक अच्छा खिलाड़ी लिखा हुआ है, तो हमने ट्रांसलेशन कर दिया सचिन इज ए गुड प्लेयर। अगर यही वाक्य निगेटिव में होता तो हम यहाँ पे लिख देते सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लिख देते, सचिन इज नॉट ए गुड प्लेयर। पहले हमने सचिन लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे नॉट, तब लिखेंगे गुड और प्लेयर, मतलब वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद एक इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला हम बीच में लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी प्लस यहाँ पे लिखेंगे नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वह प्रेजेंट का हो। अब यहाँ पे देख लेंगे वह मेरा मित्र था, और अगर हम इसी को निगेटिव बनाते हैं तो मेरा मित्र नहीं था, तो ही वॉज नॉट, ये यहाँ पे आ जाएगा नॉट का प्रयोग। नौकर ईमानदार नहीं था तो द सर्वेंट वाज नॉट। फिर वे लड़कियां नहीं थी तो दे वेयर नॉट गर्ल्स। फिर राजपूत वीर नहीं होते थे तो द राजपूत वेयर नॉट वीर। ठीक, ये कंडीशन। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो सचिन इज नॉट यहाँ पे ए गुड। फिर आई एम ए सिंगर तो आई एम नॉट ए सिंगर, आई एम यहाँ पे लगा देंगे। फिर तुम महान हो, महान नहीं हो, यू आर नॉट ग्रेट। वे बहुत गरीब हैं, वे बहुत गरीब नहीं है। तो हमको ध्यान रखना है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो वह हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब यदि वह वाक्य इंट्रोगेटिव है तब हम क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव अगर वह वाक्य है तो जैसे हम अफर्मेटिव और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इज एम आर वाज वेयर, तो यदि वह वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो जो
इंट्रोगेटिव के लिए वही शब्द यूज किया जाएगा जो उस सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होगा, जो सुटेबल होगा। जैसे यदि वह वाक्य थर्ड पर्सन यदि है तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग कर देंगे, पास्ट में है तो वाज का प्रयोग कर देंगे। और यदि वह प्लूरल है और उसमें मैं लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम एम का प्रयोग करेंगे। और यदि वह पास्ट में है तो वहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वर्ब टू बी का अफर्मेटिव और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव ही क्यों ना हो तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। फार्मूला इसी तरह से रहेगा, इसके अलावा और कुछ स्पेशली नहीं है। तो हम चाहेंगे देखेंगे अब हमने इसमें आप लोगों को समझाने के लिए, वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आसानी से अफर्मेटिव का, निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का तीनों का फार्मूला लिख दिया है। और इंट्रोगेटिव के लिए हमने 2 वाक्य भी लिख दिया है। अब यदि किसी भी प्रकार का समस्या है तो फार्मूला आप नोट करके और वाक्य को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग इस 5 फॉर्म में से किसी एक का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर यदि वह वाक्य निगेटिव है तो क्या करेंगे, निगेटिव में भी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब टू बी लिखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर यदि वह वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसके लिए हमने इसमें एक में 3 फार्मूला लिखा है। जैसे क्वेश्चन वर्ड है और वर्ब टू बी है, सब्जेक्ट है, नॉट है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा वाक्य रहेगा, ऐसा वाक्य जो किसी WH टाइप के वर्ड से शुरू हो, साथ ही साथ में निगेटिव भी हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट में से कौन सा सूटेबल है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। फिर अगर वही वाक्य निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट लिख करके नॉट लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हम साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे है वेयर, देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वर्ब टू बी वाज, सब्जेक्ट हीज और नॉट तो नॉट, हाउस, हाउस है और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन। हिंदी होगा कि उसका घर कहाँ नहीं था, हीज है। और दूसरा हम लिख दिए हैं जो कि इंट्रोगेटिव है, निगेटिव नहीं है, कि आप कौन हो। तो हु आर यू, यू मतलब आप भी होता है, यू मतलब तुम भी होता है। ये एज पर डिपेंड करता है, अगर हमसे बड़ा है तो वही यू आप कहेगा और यदि वह हमसे छोटे हैं तो वही यू तुम कहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज वर्ब टू बी को स्पष्ट रूप से विथ फार्मूला समझाने का प्रयास किया है। अब जो भी वाक्य मिलेंगे इस तरह के जो इंडिफिनिट का ना हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो और चाहे वो पास्ट का हो, तो ऐसे इसी फार्मूला को अपना करके और उसको ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा वाक्य मिलता है जो क्रिटिकल लगता हो, जो काफ़ी पेचीदा हो, जिसको आप नहीं कर पाते हों, तो उसको कमेंट करके हमारे पास सेंड करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ करके और उसका समाधान पहले बताएंगे और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग। और एक बार पुनः हम ये चाहेंगे कि इज, एम, आर का प्रयोग निश्चित रूप से आप प्रेजेंट के इंडिफिनिट में या फिर पास्ट के इंडिफिनिट में, जिसको मॉडर्न में हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट कहते हैं, वहाँ पे ना करेंगे।
और ये जो मेंटालिटी है इसको चेंज कर देंगे। वीडियो यदि समझ में आए तो यदि समझ में अच्छी तरह से आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में, तो आप लाइक ज़रूर करिए। और हमारे वीडियो जो आने वाले हैं उसको लगातार देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं पुनः आपसे यह वायदा करता हूँ कि यदि कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो स्पीकिंग है, आपका जो ग्रामर है, वह बढ़िया कंडीशन में हो जाएगा और जो भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसको क्लियरली समझेंगे।